अब देखिए, अब हम वर्ग के बारे में बातचीत करते हैं। वर्ग क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में। अब जैसे कि ये वर्ग है, वर्ग की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी भुजाओं का माप बराबर होता है। अगर ऐसे एक वर्ग बनाया, एक वर्ग ऐसे बनाया हमने, इसके अभी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, सब 2-2 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा कि ये सर्वांग सम आप लिख लीजिएगा, सर्वांग सम वर्ग है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैंने एक वर्ग ये बनाया और एक वर्ग ये बनाया, अब ये वर्ग में सबका 2-2 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और इसमें 1 सेंटीमीटर की है। तो अब क्या है, ये वर्ग सर्वांग सम तो होंगे नहीं, क्योंकि इनका 2 चीज़ें हमें देखनी होती हैं, आकार और आमाप। ठीक है, इसमें क्या है, आकार भी सेम है, माप भी सेम है। और इसमें क्या है, आकार तो सेम है क्योंकि दोनों वर्ग हैं, और आमाप क्या है, आमाप अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप वर्ग। इसी तरह से हम लोग त्रिभुज का भी देख सकते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज मैंने इसी के अंदर बना दिया है। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इन दोनों का आप देख रहे हैं कि आकार कैसा है, बराबर है, आकार समान है, और आमाप अलग अलग है। ये त्रिभुज बड़ा है, ये त्रिभुज छोटा है, तो फिर क्या होगा, आमाप अलग अलग है। तो अब क्या होगा, ये समरूप त्रिभुज होंगे। अभी हम लोग त्रिभुज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज होने की क्या क्या कंडीशन होती हैं। क्योंकि जैसे आपने ये वर्ग का देखा, वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ये देखिए, ये भी सब 90 डिग्री के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और वह त्रिभुज में पर क्या होता है, ऐसा कुछ निश्चित तो होता नहीं है कि कोण कितने का होगा। बस एक चीज़ निश्चित होती है कि सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये मैंने ए बी सी ले लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होता है। बस ये होता है। और इसीलिए अभी हम लोग त्रिभुज के बारे में अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि त्रिभुज को समरूप होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, उतने में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर के आता है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों, ये पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ अभी कि ये पॉइंट कैसे निकल के आया। अब जैसे कि ये सर्वांगसम वर्ग है, ठीक है, ये दोनों वर्ग सर्वांगसम हैं। समरूप होने की क्या कंडीशन होती है, समरूप होने की कंडीशन होती है कि आकार सेम हो, आमाप सेम हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आकार जो सर्वांगसम है उसमें आकार तो सेम होता ही है, अमाप भी सेम होता है। पर तो हम इसको समरूप भी तो बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समरूप होने की तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आकार सेम हो, अमाप का कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब अमाप सेम हो ना हो। अगर आकार सेम है तो मतलब अगर आकार सेम हो गया बस,
तो हो गया सर्वांग सम। इसीलिए ये सही है कि सभी जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ होंगी समरूप होंगी, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये समरूप आकृति है, इसका आकार तो सेम है पर अमाप सेम नहीं है। अब अमाप सेम होने के लिए क्या चाहिए होता है कि सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए होता है कि अमाप सेम हो। अब जब अमाप ही नहीं सेम होगा तो ये सर्वांग सम कैसे होगा, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो इसलिए ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, तो मुझसे पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है कांटेक्ट करके। वैसे मैंने अपने हिसाब से बता दिया है।